हेलो, एक बार सबका स्वागत है फिर से आपके अपने एकेडमी एनटीएनएल एकेडमी में। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर निशांत गौतम, नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग मेंटर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक आज लेकर आया हूँ। दैट इज बर्न। बर्न जो टॉपिक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, जो कि कुछ पार्ट्स उसकी रह गई थी, जो कि अभी आपको वीडियो वो भी चली जाएगी। अभी इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के अंदर में एक हमारा नया टॉपिक है, दैट इज बर्न। इसी इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के अंदर आपको पढ़ना है बर्न के बारे में। बर्न क्या होता है? तो बर्न कहने का मतलब कि इंजुरी स्किन की, किसकी? स्किन की इंजुरी। कैसे कैसे स्किन की इंजुरी हो सकती है? तो सबसे पहला बात, बहुत ही कॉमन टाइप का बर्न आपको देखने को मिलता है, जो कि कोई हीट गर्म चीज या कोई फायर आग से आपका अगर स्किन जल जाता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? थर्मल बर्न। दूसरी की बात करूं मैं, किसी रेडिएशन के थ्रू, है ना, जैसे किसी रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन ऐसा, है ना, जिससे अगर बर्न हो रहा है तो दैट इज रेडिएशन बर्न। एग्जांपल की मैं बात बता दूं तो सबने एटॉमिक वेपन का नाम सुना होगा। जापान के ऊपर जो एटॉमिक बम गिरा था, है ना, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी जो वहां की जो भी लोकल आबादी थी उधर की, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस रेडिएशन बर्न के कारण हुई थी, है ना। रेडिएशन रेडिएशन से बर्न हो जाना है, स्किन का जल जाना। ठीक है। तीसरी है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न कहने का मतलब इसमें एसिड वगैरह हो गया, जैसे एसिड से कोई बर्न हो जा रहा है तो दैट इज केमिकल बर्न। चौथा इलेक्ट्रिकल बर्न हमने लिखा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जहां से पासिस होते हैं वायर से, अगर आप उस वायर को टच कर रहे हो, उससे अगर कोई बर्न हो रही है तो दैट इज क्या? इलेक्ट्रिकल बर्न। ठीक है। तो बर्न हमने देखा कि किस किस कारण से बर्न हो सकता है, तो ये चार कारण हमने देखे, थर्मल, रेडिएशन और केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, चार बर्न। टाइप्स ऑफ बर्न की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्न। कौन कौन से? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन लेयर इन्वॉल्वमेंट। स्किन की लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट। तो स्किन की लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट की मैं बात करूं, देखो ये रहा अपना स्किन। ये स्किन के कितने लेयर्स होते हैं सबको पता है, इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, यानी सबक्यूटेनियस। तीन लेयर्स होते हैं। तो ये स्किन, अगर मान लो कि सिर्फ स्किन का मेरा पहला लेयर जला, जो कि इपिडर्मिस, जो कि वियर एंड टियर लेयर था, है ना, सुपरफिशियल लेयर था, तो मैं उसको बोल रहा हूं सुपरफिशियल बर्न। यानी सिर्फ इपिडर्मिस, अगर 1 डिग्री बर्न हो रहा है, सिर्फ इपिडर्मिस जल रहा है, दैट इज सुपरफिशियल बर्न। अगर मान के चलो कि किसी का इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो गए तो दैट इज क्या? इपिडर्मिस का 2 डिग्री बर्न, जिसको हम लोग पार्शियल बर्न के बोलते हैं। जब डर्मिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डर्मिस के भी दो सब टाइप्स होते हैं, सब लेयर्स होते हैं। ठीक है। पहला ऊपर वाला जो सब लेयर है, अगर वो इंजुरी होती है उसकी, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। और इसमें ब्लिस्टर्स के फॉर्मेशन होते हैं, इसमें ब्लिस्टर्स भी बनेंगे, है ना। स्किन जो होती है वो इंटैक्ट होती है। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अपना डीप पार्शियल थिकनेस बर्न की, तो इसमें स्किन जो रहेंगे वो नॉन इंटैक्ट रहेंगे और ब्लिस्टर्स नहीं बनते इसमें। ठीक है। इसी सेकंड डिग्री बर्न का ये दो टाइप्स होता है। फिर थर्ड डिग्री बर्न में हमारे स्किन के तीनों लेयर इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम लोग डीप बर्न के नाम से भी जानते हैं। फिर चौथा हमारा क्या है? 4 डिग्री बर्न, जिसको फुल डीप बर्न के नाम से जानते हैं। फुल डीप बर्न जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मसल, बोन सारे इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न के बारे में थोड़ा सा कुछ और जाने हम लोग, तो थर्ड डिग्री बर्न अगर किसी को होता है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है अगर वो जलती है, तो जलने के बाद वहां पे आइशर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। आइशर फॉर्मेशन, डेब्रीमेंट्स, जो जलने के बाद जो आइशर फॉर्मेशन होते हैं, वो आइशर फॉर्मेशन अगर उसको नहीं हटाया गया उस स्किन से, तो आगे चल के ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम करवा देते हैं हमारे मसल पे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम। व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम? तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहने का मतलब कि आपके मसल्स की प्रेशर बढ़ जानी, वेन वेन जैसे होते हैं, वेन को कंप्रेशन मिलता है, और वेन जैसे कंप्रेस होंगे तो आपके अंदर की मसल्स की प्रेशर बढ़ जाएगी। दैट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है उसको डिटेल में मस्कुलर सिस्टम में मैं अपने चैनल पे पढ़ा रखा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं वहां पे क्या होता है। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर बड़ा एक फेमस साइन है 6P, है ना। 6P को याद रखेंगे, है ना, पैरेस्थीसिया, पैलर, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप वहां देख लेना लेक्चर में जाकर। ठीक है। चलो, तो 4 डिग्री बर्न भी बता दिया और थर्ड डिग्री बर्न बता दिया। 4 डिग्री बर्न की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बर्न है कि अगर इसमें किसी पर्सन को 4 डिग्री बर्न हो जाता है, तो आपको पूरे स्किन को, पूरे हैंड को, या जो भी पैर हुआ, जो भी जला, उसको एम्पुटेशन करना पड़ता है, पूरा काट के हटाना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकता है, इसको एम्पुटेशन करना ही पड़ेगा इसको मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। ये 4 डिग्री आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्किन लेयर डैमेज। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सरफेस एरिया के अगर अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एक ब्राउडर चार्ट होता है। ब्राउडर चार्ट, ये ब्राउडर चार्ट, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा पार्कलैंड फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा? ब्रुक्स फॉर्मूला। ब्रुक्स फॉर्मूला, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं। पार्कलैंड फॉर्मूला, ब्रुक्स फॉर्मूला, इसी पार्कलैंड
ब्राउडर चार्ट के अंदर आपको पार्कलैंड फॉर्मूला, ब्रुक्स फॉर्मूला देखने को मिलेगा। देखो किसी का अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, एग्जांपल मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब ये मेरा हाथ, मैं टोटल अगर मेरा पूरा हाथ जल जाता है तो मैंने कितना परसेंटेज देना है, तो 9% देना है इसको स्कोरिंग। अगर इसी का अगर हाफ जल रही है इसको कितना परसेंट देना है, तो 4.5% देना है। ये हमारा चार्ट यही कहता है, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूं कि इसकी अगर मैं चार्ट को बना दूं, है ना, ब्राउडर चार्ट को, ये रहा एक आदमी, ये रहा उसका ये पैर, ये हाथ, ठीक है। हेड वाला एरिया 9%, ये हाथ वाला एरिया 9%, ये हाथ वाला एरिया 9%, ये वाला पैर वाला एरिया 18%, ये पैर वाला एरिया 18%। फिर आगे का जो एंट्रो टॉर्सो है, एंटीरियर टॉर्सो है, उसको हम लोग देते हैं 18%। फिर पीछे वाला पोस्टीरियर टॉर्सो है ना, इसको बोलते हैं 18%, ठीक है। और जेनिटल एरिया जो है इसको हम लोग देते हैं 1%, ठीक है। ये हम लोग जितना जो जो एरिया जलेगा उस हिसाब से हम लोग उसको मार्किंग करते हैं, है ना। ये पूरा हाथ जल गया 9%, ये हाथ जल गया 9%, ये पैर जल गया 18%, ये पैर जल गया 18%, पूरा हेड जल गया 9%, यानी नेक से लेके पूरा हेड तक 9%। अगर मैं बात करूं पूरे आगे के चेस्ट की तो 18%, पीछे का बैक पूरा 18% और जेनिटल एरिया 1%, ठीक है। ये चीजें हम लोग ऐसे इसको स्कोरिंग करते हैं। इसी स्कोरिंग के आधार पे जब आपको फ्लूइड चलाना होगा, पानी चलाना होगा, रिंगर्स लैक्टेट चलाने होंगे, बर्न के पेशेंट का जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो दैट इज रिंगर्स लैक्टेट, जब आरएल चलानी होगी तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप चलाएंगे। पहला पार्कलैंड फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है, तो इट इज द फर्स्ट 24 आवर, है ना, पहला 24 घंटे का ये फ्लूइड है, और इसका दूसरा सेकंड 24 घंटे के बाद, यानी सेकंड बात करें तो आफ्टर 24 आवर, है ना, आफ्टर 24 आवर्स जो फ्लूइड चलाएंगे, फ्लूइड थेरेपी, ये थेरेपी, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, तो ये किसके कारण नहीं बोलेंगे, ये कौन फॉर्मूला से करेंगे हम लोग, ये ब्रुक्स फॉर्मूला से करेंगे 24 घंटे के बाद। इसकी जो फॉर्मूला होती है 4 ml मल्टीप्लाई बाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया, है ना, मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट ऑफ पेशेंट, बॉडी वेट, है ना। 4 ml जितना जला है, जितना एरिया बर्न हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बॉडी वेट से, और यहाँ पे ये हो जाता है 2 ml मल्टीप्लाई बाई TVSA, है ना, मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट, बॉडी वेट। ये फॉर्मूला हमारा ये कहता है, ठीक है। ये हमारे बर्न में दो, हमारे ब्राउडर चार्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि बर्न का अगर आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिपल आर होता है। ट्रिपल आर कहने का मतलब पहला जो आर होगा रिससाइटेशन, दूसरा होगा रीमोबिलाइजेशन, तीसरा होगा रिहैबिलिटेशन। ये डिटेल में लेक्चर नहीं रहेगा, डिटेल में लेक्चर रहेगा, आपको अपडेट कर दी जाएगी। ये हमारा इन शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं खींच सकते हम लोग क्योंकि फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो फिर आप लोग भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है कि तुरंत प्रभाव में ज्ञान मिले, तुरंत निकल जाए, है ना। तो तुरंत प्रभाव वाली ज्ञान है ये। आपसे अगर कोई पूछे कि मैनेजमेंट ऑफ बर्न, मैनेजमेंट ऑफ बर्न क्या होते हैं, तो 3 आर होते हैं, पहला आर, दूसरा आर, तीसरा आर। रिहैबिलिटेशन, सॉरी पहले रिससाइटेशन, रिससाइटेशन, दूसरी रीमोबिलाइजेशन, और तीसरी रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन, सॉरी गाइज, वो अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है। आर आर आर, तो पहले लिख दिया इधर रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, दूसरी रीमोबिलाइजेशन, और तीसरी रिससाइटेशन। देखो रिससाइटेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रिससाइटेशन एक ऐसा फेज है जिसमें पेशेंट आपके पास आएंगे, बर्न होते ही आपके पास आएंगे, और जो 24 घंटे का फेज होता है दैट इज रिससाइटेशन फेज। जैसे आपने नाम नहीं सुना होगा CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन, ये भी इमरजेंसी फेज है, तो वैसे ये भी इमरजेंसी फेज है। इस रिससाइटेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, पहला आपको इंस्पेक्शन करना है। कोई अगर बर्न का पेशेंट है तो क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो सबसे पहला उसका हम क्या इंस्पेक्ट करेंगे, नोज एंड नेजल कैविटी। इसमें देखना है कि किसी प्रकार का डेब्रीमेंट्स तो नहीं है, जो नोज हेयर्स है वो जले तो नहीं है, ये सारी चीजें असेसमेंट करेंगे। एयरवे को पहला प्रायोरिटी दोगे, एयरवे को पहला एयरवे असेसमेंट करेंगे। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या करेंगे रिससाइटेशन के अंदर, तो वॉल्यूम को चेक करेंगे, हाइपोवॉलेमिया तो नहीं हुआ है। तीसरा क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे,
हाइपर कैलिमिया तो नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर पोटेशियम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं बर्न के अंदर। तो हाइपर कैलिमिया, हाइपोवोलेमिया और एयरवे, ये तीनों चीजें चेक कर सकते हैं रिससाइटेशन के अंदर में। फिर उसी तरीके से उसकी मैनेजमेंट होती है। अगर ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज है तो वो देखना है, ब्रीदिंग देंगे, प्लस चेक करना है कि कोई जला हुआ तो नहीं है, हेयर नेज, जो नोज के हेयर्स होते हैं वो जले तो नहीं है, उनको क्लियर करना है। फिर दूसरे की अगर बात करूं मैं, हाइपोवोलेमिया यानी फ्लूइड थेरेपी, तो फ्लूइड थेरेपी फिर इन्हीं दोनों तरीके से देंगे, पार्कलैंड फार्मूला और ब्रुक्स फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला क्या कहता है हमारा, रूल ऑफ 9, इसको रूल ऑफ 9 के भी नाम से जानते हैं। ये रूल ऑफ 9 इसको फॉर्मूला, इसी बेसिस पे आपको 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सपोज मेरी ये हाथ पूरी जल गई, इट मीन्स की 9% है। अब मेरे से पूछो कि सर आपका क्या मैं निकालू, कैसे निकालू, कितना ml चलाएंगे आपको मैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9, मेरा बॉडी वेट मान लो 100 kg, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 100, तो 9 3 27, 9.36 और 36 इंटू यानी 3.6 लीटर समझो। तो 3.6 लीटर ऐसा करके मेरे को क्या है, 3.6 लीटर जो फ्लूइड है वो कितने दिन में चलाना है, 24 घंटे में, है ना। फिर इसकी स्प्लिट होती है, हमारा पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है, जो 50% फ्लूइड हो वो पहला 8 घंटे में चलाना है, फर्स्ट 8 आवर्स में। जो 50% फ्लूइड है वो फर्स्ट 8 आवर्स में, जैसे 3.6 है यानी 1800 ml जो रहेगा वो आप मेरे को कब चला दोगे, पहले 8 घंटे में चला दोगे। फिर बाकी जो बचा 2 भाग, फिर बाकी 16 घंटे, 16 घंटे में से फिर 8 घंटे, फिर 8 घंटे, है ना। इस 8 घंटे में क्या चलेगा, 900 ml, 900 ml, फिर 900 ml, ऐसा करके आप मेरा फ्लूइड चला सकते हो। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मैं फिर से बता दूं कि इसको जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, मान लो मैंने पार्कलैंड फॉर्मूला लिखा 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट, उस हिसाब से मेरा ये पूरा हाथ जला था। इट मींस कि 9% से मैंने इस वॉल्यूम को निकाला जो कि 3.6 लीटर आया। 3.6 लीटर में 3600 ml, है ना, 3600 ml। इसमें से हमने क्या बोला कि पहला 8 घंटा में 50% फ्लूइड चला देंगे यानी 1800। फिर उसके बाद जो बाकी बचे 16 घंटे, उस 16 घंटे में फिर 50-50 डिवाइड कर देंगे, है ना, 8 घंटे और 8 घंटे, और जो बाकी बचे हैं 1800, उस 1800 को फिर 50-50 कर देंगे, 900 ml प्लस 900 ml। ऐसा करके हमारा ये पार्कलैंड फॉर्मूला कहता है। वन में इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो भी अभी मैंने बताया होगा वो सब चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले कोई लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।